तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम जानकारी लेंगे, एनालिसिस करेंगे, उस स्टॉक का नाम है मास्टेक और मास्टेक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। थोड़ा वोलाटाइल स्टॉक है, तो इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए कह रहा हूँ इस स्टॉक को हम लोग जो फंडामेंटल टेक्निक्स का जो प्लेस लिस्ट में आपको जो फोल्डर है वहाँ पे नहीं रखेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम इसको रखेंगे और उस फोल्डर का नाम होगा हाई रिस्क हाई गेन वाला स्टॉक। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग नए हैं वहाँ पे जाके इस तरह की जो भी हाई रिस्क हाई गेन वाले स्टॉक वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, बाद में भी आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या जो कंटेंट है वो हम जानकारी लेंगे, तो पहले वो देख लेते हैं। पहले हम जानकारी लेंगे प्राइस हिस्ट्री, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सीयू का सैलरी, बाकी और भी कुछ पैरामीटर्स है और भी कुछ डिस्कशन है, एनालिसिस है, वो हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं आज के शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आईटी सेक्टर के बाकी जो हमने स्टॉक का एनालिसिस किया है वो आप कहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा होम पेज में चैनल के, और अपग्रेड फिन के जो होम पेज वहां पे आना पड़ेगा। उसके बाद आपको आना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स का आईटी सेक्टर का, वो बाकी जो 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हर एक स्टॉक मल्टीबैगर है, इनको देखिए और उसके बाद अपना रिस्क कैपेसिटी के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपना बिना रिस्क मैनेजमेंट करके इन्वेस्ट कर दो। कभी भी स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क मैनेजमेंट को आप इन्वेस्टमेंट कीजिए मत कीजिए। और अगर आप एक सही पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा जो आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होता है और उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छा लगता है लाइक बटन दबाना मत भूलेगा नीचे। तो मास्टेक लिमिटेड कंपनी का उसका जो प्रोफाइल है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इंडस्ट्री आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, जो सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मास्टेक लिमिटेड टुगेदर विथ ए सब्सिडरी provide enterprise technology solution in India, United Kingdom, Europe, United States, the Middle East, internationally. The company offers digital application engineering, Oracle Cloud, enterprise apps, digital experience, and the commerce data automation and AI cloud enhancement service and platforms. ये जो इतने ये जो मैंने बोला ये सारा सर्विस प्रोवाइड करता है ये कंपनी। और इस कंपनी का जो जो शुरुआत किया था 1982 में, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है मास्टेक की डोर, जो ग्रोथ की डोर है वो किनके हाथ में है, वो है हिरल चंद्राना, ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और आप देख सकते हो हिरल चंद्राना इज द ग्लोबल सीईओ ऑफ मास्टेक ग्रुप, और उनके पास 25 इयर्स का आईटी सर्विस एंड डिजिटल सॉल्यूशन का है। और उनका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था जो विप्रो में उन्होंने काम किया, और 14 इयर्स वो वहाँ पे अपना योगदान दे चुके हैं। सर्व एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड रह चुके हैं विप्रो में। और साथ ही उनका अगर जो बैकग्राउंड देखते हैं, आप देख सकते हो हिरल हैज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो। उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है विथ ए एमएस एंड एमबीए फ्रॉम यूएस। सबका हमेशा एक क्वेरी रहता है कि इतना बड़ा सीईओ का पोस्ट है और वहाँ पे वो रहते हैं, तो उनका सैलरी कितना हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज मास्टेक एग्जीक्यूटिव सैलरी इन इंडिया 4.4 लाख फॉर एक्सपीरियंस बिटवीन 1 to 9 ईयर, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनका ये है। और ये डिफर करता है, ये सैलरी डिपेंड्स ऑन कंपनी कितना बड़ा है और कंपनी आपको कितना पे कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर मिनिमम इतना तो होता ही है, और बड़े कंपनी में और भी ज्यादा होता है। तो जिसके बाद जितना एक्सपीरियंस है उतना पैसा वो ले सकता है अपने कंपनी से। ठीक, अब मास्टेक की थोड़ा फाइनेंशियल जो डाटा है वो हम चेक कर रहे थे। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वॉलेटाइल स्टॉक है, कितना रिस्की स्टॉक है, और उसके बाद हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना कितना कैपिटल इस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारी जानकारी हम बाद में भी देंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको फाइनेंशियल डाटा पहले दिखा लेते हैं, और ऑलरेडी इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हो, ज़्यादा बड़ा कंपनी है नहीं ये। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन से यहाँ पे देख सकते हो 5635 करोड़ का है, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक का जो पी है 18.6 है। आरओसी आप देख सकते हो ये दोनों बहुत ही बेहतरीन आप प्रदर्शन करता हुआ दिखता है, 36 के आसपास है। करंट प्राइस 1874, उसका जो हाई है 3669 और 1851 इसी साल उन्होंने लगाया है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, 1% के आसपास है। फेस वैल्यू है 5। तो नीचे अगर स्क्रॉल करके हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी हैज रिड्यूस, उनका जो डेप्थ है वो उन्होंने कम किया है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 54% उन्होंने किया है सीएजी रिटर्न लास्ट 5 इयर्स में। अगर नीचे देखते हैं डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही काफ़ी शानदार है। नीचे थोड़ा और हम अगर देखते हैं, पीआर ग्रुप को छोड़ देते हैं। पीआर ग्रुप में आपको कोई भी आपका फेवरेट स्टॉक हो जिसको आप एनालिसिस करना चाहते हैं इस तरह की, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। यहाँ पे टाटा एलेक्सी है, एम्फेसिस है, ऑलरेडी मैंने कर दिया है। फिर इसका एफएल है, कोफोर्स ऑलरेडी मैंने कर दिया है। परसिस्टेंस आई थिंक कर दिया है, इसका भी एनालिसिस।
तो नीचे अगर क्वार्टर रिजल्ट को हम छोड़ देते तो ईयरली का जो उनका जो डाटा है वो पहले देख लेते हैं। ईयरली 2011 से उन्होंने अपना जो जर्नी शुरू कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2011 में नेगेटिव में निकल के आया था, वहाँ से इंक्रीज होकर अभी 2022 में 440 है। तो आप देख सकते हो इंक्रीज तो है, पर बाकी जितने भी मैंने इसके पहले एनालिसिस किया उनके जो कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा नीचे है, पर हाँ इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज उन्होंने किया है। और अगर हम नीचे देखते हैं तो कंसिस्टेंसी में हमें थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखता है, तो इसी का कारण है स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है और थोड़ा रिक्सी हमें लगता है। ठीक है, तो रिक्सी ऐसा मतलब नहीं आप इससे पैसा कमा नहीं सकते, अगर जितना नीचे आप पकड़ पाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगा जब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर नेट प्रॉफिट देखते तो नेगेटिव में था 2011 में, उसको उन्होंने अपना इंक्रीज करके अभी 338 में है। अगर ईपीएस भी तो वो भी नेगेटिव में था, और आप देख सकते हो धीरे 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 इंक्रीज किया, पर इंक्रीज करने के बाद भी डाउन हो जाता है। तो इसी का नतीजा है कंपनी में इतना वॉलेटिलिटी। ठीक है, जितना बीच बीच में डाउन जाएगा कंपनी में उतना वॉलेटिल होगा, थोड़ा रिस्क भी होगा, और वहां से आप निकल के 101 पे पहुंच चुका है। तो इस तरह के स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है बाकी मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, तो नीचे अगर हम उसका प्रोमोटर होल्डिंग भी देखते हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव आपको दिखता हुआ दिखेगा। प्रोमोटर आप देख सकते हो 45.61 है, थान 2019 का से डाटा है यहाँ पे अवेलेबल है, और 2022 में थोड़ा सा गिर के अभी 37 पे है। एफआईएस का जो होल्डिंग्स है वो 6.76 से इंक्रीज होके अभी 8 है। अगर डीएस की बात करें तो 11.33 था, यहाँ पे डिक्रीज होके 5 पे है। अगर प्रोमोटर और पब्लिक की देखते तो पब्लिक ने बढ़ चढ़ के इस स्टॉक में हिस्सा लिया, और इसे हिस्सा लेना भी चाहिए। 20x रिटर्न जो दिया है, तो आप देख सकते हो 38 से इंक्रीज होकर अभी 48 पे। तो अभी किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्राइस हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद प्रोमोटर कौन से वो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर नहीं कौन से म्यूचुअल फंड है वो इस स्टॉक पे अपना इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन से भी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, एचएसबीसी स्मॉल कैप इक्विटी फंड, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, जितने भी स्मॉल कैप फंड है मैक्सिमम जो अच्छे अभी मार्केट पे है, अच्छा अपना ग्रोथ दिखा रहा है, तो सभी में उनका इन्वेस्टमेंट है मास्टेक में। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राइस हिस्ट्री एनालिसिस, इसको जरूर ध्यान से देखिए और समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप स्टॉक है, और हमेशा कहता हूं स्मॉल कैप थोड़ा रिक्सी होता है, तो इसके लिए आपके पास ऐसा मत कीजिए आपके पास 1 लाख है और पूरा का पूरा 1 लाख आप इसी स्टॉक में आप लगा दोगे और आप एक रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसा होगा। तो मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि आपने 5 स्टॉक में इस तरह की स्टॉक में लगाया, पार में से 4 स्टॉक आपका वो खत्म हो गया और बाकी एक काम कर गया, तो उससे आपको नुकसान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक में आप सिर्फ अपना टोटल कैपिटल का 20 to 30% में इन्वेस्ट कीजिए, और उससे आपको एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है, कैसे आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसकी आपका जानकारी चाहते हैं और एक फ्रेश वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं फ्रेश वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और 2003 में इस स्टॉक का जो प्राइस था 106 था, वहां से 2003 में उसमें एक अच्छा खासा 68% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला, और 2006 में मतलब 3, 4, 5, 6 3 साल के अंदर इस स्टॉक ने 4.5% का एक जो 4.5 गुना मतलब 4 गुना के ऊपर उसने रिटर्न निकल के दिया, और जो हाई बनाया 146। अगर 2 साल के बाद इस स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिला, जो सबको मालूम था 2008 में एक बड़ी गिरावट निफ्टी में आया था, ऑलमोस्ट निफ्टी 50% के करीब करेक्शन कर चुका था, और वहां से तब इस स्टॉक में 68% का ही हमें डीप देखने को मिला, और उसके बाद 2009 में उसने हाई बनाया 159, जो कि फिर से 4 गुना रिटर्न निकल के दिया है इन्वेस्टर को। अगर बाकी देखते हैं तो नेक्स्ट 2011 में फिर से इस स्टॉक में सबसे बड़ा गिरावट 2011 में हमें देखने को मिला, और 84% अपने टॉप से 84% ये स्टॉक गिर गया था। तो आप वहां पे देखिए इस तरह की जब गिरावट होता है तब आप देखिए क्या हुआ, क्या किसी मार्केट के कारण से या फिर ग्लोबल के कारण से इस स्टॉक में गिरावट हुआ, या फिर फंडामेंटल की किसी कारण इस स्टॉक में गिरावट हुआ। अगर फंडामेंटल होता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, अगर ग्लोबली किसी ग्लोबल कारण से स्टॉक में गिरावट होता है तो आप इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी वहां पे आप जरूर ग्रैब कर सकते हो, वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि मैक्सिमम पैसा आप लगा दो, आपका रिस्क मैनेजमेंट करके ही पैसा लगाइए। ठीक है, और 2005 में आप देख सकते हो इस स्टॉक ने 19x मतलब ऑलमोस्ट 20x मतलब आपके 1 लाख को उसने 19 लाख बना दिया विद इन 11, 12, 13 मतलब 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। ठीक है, तो
उसके बाद 2015 के बाद चले आते हैं 2018 में। ज़्यादा हमें आपको देखने को नहीं मिला। 632 इसने हाई बनाया और 2020 के गिरावट में फिर से उसने 68% गिरावट हमें देखने को मिला। 180 चलाया था उसका प्राइस 632 से, और उसके बाद 2020 में आपको सबको मालूम है उसने जो हाई बनाया 3175, फिर से 20x मतलब आपके 1 लाख को उसने बनाया 20 लाख, वो भी 2 साल में। ठीक है, तो अभी किस प्राइस पे है, अभी किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम उसने जब करेक्शन किया था तो कितना परसेंटेज करेक्शन किया। जब भी बड़ा करेक्शन किया था तो 60 के ऊपर उसने करेक्शन, 68, 68, 68 और उसके बाद 84। तो एटलीस्ट आपको एबव 50% ऊपर करेक्शन जब ये अपने टॉप से कर लेता है, वहां से आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। वहां पे अगर सपोर्ट दिखता है, डिपेंड्स ऑन निफ्टी सब कुछ सही रहता है, तब वहां से ट्रैक करते रहिए और हर एक सपोर्ट पे स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे 50% आ गया, 55 में आया, थोड़ा क्वांटिटी आप बाय कर लीजिए। अगर सपोर्ट लेता है, अगर स्ट्रेंथ दिखता है, ऐसा नहीं कि 55% है और निफ्टी टॉप में है, तो आप इसको इंतजार कर सकते हैं। किसी भी गिरावट में अगर फिर से 60% के आसपास आता है, वहां पर आप नेक्स्ट बाय कर सकते हो। इस तरह स्लोली स्लोली हर एक सपोर्ट पे आप बाय करते चले जाइए। जैसे टाइम आएगा आपको रिटर्न जरूर देखे जाएगा, और आप देख सकते हो रिटर्न के मामले में कितना बढ़िया रिटर्न निकल के देता है ये स्टॉक। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस तरह पे अभी हम इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी है हम लोग मास्टेक के चार्ट पे 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट को, हर एक जो कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मंथ कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 3500 के ऊपर उसका टॉप था और अभी ट्रेड करे 1874 के लेवल के आसपास। और आप देख सकते हो कंटिन्यू स्टॉक में अभी भी प्रेशर बनता हुआ दिखता है। अगर और नीचे आता है कहाँ पे इसको सपोर्ट ले सकता है और क्या इसी लेवल पे हमें बाय करना चाहिए अपने टॉप से, अभी भी ये लगभग 50% के आसपास करेक्शन पे है। तो मुझे लगता है अभी जो करंट सिचुएशन निफ्टी ऑलमोस्ट अच्छा खासे ऊपर है, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा। थोड़ा इंतजार करके अगर आपको ये मिल जाता है किसी भी नीचे के लेवल पे, जो कि हो सकता है 1700 से लेके 1700 से लेके 1500 के लेवल के आसपास, तो इस लेवल पे आकर अगर सपोर्ट दिखता है तो वहां से हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात करें, अगर ट्रेड की बात करें, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर नीचे के लेवल पे अगर इस तरह की हमें कंसोलिडेशन नजर आता है, वहां से हम इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने लेवल बता दिया उसके आप देख सकते हो एक जरूर आपको जरूर दिखाएगा नीचे के लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह की आप ट्रेड करो, देखो, ट्रैक कीजिए इस स्टॉक को, और अच्छे लेवल पे मिलता है स्लोली स्लोली एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। अगर मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो अभी भी 42 पे, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, मुझे लगता है आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बाय कर लो, बॉटम किसी को मालूम नहीं होता फ्रेंड्स, बॉटम किसी को मालूम नहीं होता। आप सिर्फ अच्छे लेवल पे स्लोली स्लोली हर एक सपोर्ट पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये, हाँ ये भी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे बाय किया, थोड़ा 1000 पे आ गया और 1000 पे बाय किया और 1 साल के अंदर आपको 10 गुना 20 गुना, ऐसा भी ना हो सके। मे बी ये आपको 2 गुना या 3 गुना दे, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। आपने अच्छा बाय किया और अच्छा स्टॉक को होल्ड करे, वो बस देखिए और स्टॉक का फंडामेंटल देखिए, सब कुछ सही रहता है तो रिटर्न जरूर होगा। फंडामेंटल खराब हो जाता है, रिटर्न बिल्कुल नहीं देगा। आप किसी भी स्टॉक से इस तरीके अगर फंडामेंटल खराब हो जाता है, वहां से आप निकल जाइए।